ऑटम 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 आईकेप के पास पेपर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, जिसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एरर्स एक साथ हैं। तो देखते हैं इस सवाल को और सॉल्व करते हैं। मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है। अच्छा, इसके लिए आपके पास सस्पेंस अकाउंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। सवाल कहता है ऑन 30 जून 2020 कैश बुक ऑफ राजा गिद एंटरप्राइजेस RGE रिफ्लेक्टेड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2493030। यहां पर हम कैश बुक बनाते हैं। ब्रॉट डाउन लिखते हैं और ये वाली वैल्यू जो है ये है 2493030। ठीक है। एंड बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 2415000। बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट जो है वो BRS में आएगा, उसको अभी रहने देते हैं। द ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 इंक्लूडेड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 329730 इन दी सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि मैंने कहा कि इस सवाल में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और सस्पेंस अकाउंट दोनों चीज़ें हैं, यानी कि एरर्स और सस्पेंस अकाउंट, एरर्स और BRS दोनों का सवाल है। तो आपने दोनों टॉपिक्स करे हुए हो तब आप ये सवाल करें। सवाल बड़ा अच्छा है। इसका जो ब्रॉट डाउन आ रहा है वो आ रहा है 329,730। फिर लिखा हुआ है कि कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑन स्क्रूटनाइजिंग द रिकॉर्ड्स फॉलोइंग इश्यूज वर डिस्कवर्ड। नंबर 1 में आउटस्टैंडिंग चेक्स है, जिसको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं। कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंटेड टू 356,300। 356,300 के आउटस्टैंडिंग चेक्स थे। दिस अमाउंट डज नॉट इंक्लूड, इसमें ये आउटस्टैंडिंग चेक्स शामिल नहीं हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? 2 चेक्स ऑफ ₹100,000 ईच issued to a supplier. Second check was issued in replacement of first check due to incorrect payee name. मैंने पहला चेक इशू करा होगा, सप्लायर को दिया होगा, उसके उस पर नाम गलत होगा, बैंक ने उसको ऑनर नहीं किया। वो सप्लायर मेरे पास दोबारा वापस आया कि यार तुमने नाम सही नहीं लिखा था, नया चेक दो। मैंने उसको नया चेक दिया। However, the first check was not reversed from cash book. देखो, जब हम सप्लायर को चेक देते हैं तो हमें एंट्री पास करनी चाहिए पेएबल्स डेबिट बैंक क्रेडिट। ठीक है। अब जब सप्लायर वापस से मेरे पास आया कि यार ये वाला जो चेक तुमने दिया था इस पे मेरा नाम सही नहीं है या जो भी मसला है, तो मुझे पहले तो इस एंट्री को रिवर्स करना चाहिए, बिकॉज ये जो चेक मैंने इशू किया था अब ये किसी काम का नहीं है। जो मैंने पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट किया था उसको रिवर्स करने के लिए बैंक डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये मैंने काम नहीं किया। ये काम क्यों करना था? ताकि जो मैंने चेक इशू किया था उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। फिर जब नया चेक मैंने दिया होगा तो दोबारा से पेएबल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट करना चाहिए। अब सवाल ये कहता है 2 checks of ₹100,000 each issued to a supplier. Second check was issued in replacement of first check due to incorrect payee name. However, the first check was not reversed from cash book. पहला चेक आपने जो है ना वो रिवर्स नहीं किया, यानी कि ये वाली एंट्री पास नहीं करी है। कहाँ पर पास नहीं करी है? अपनी जो चेक बुक है, कैश बुक है, उसमें पास नहीं करी है। तो इस एंट्री को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो पेएबल्स बैंक डेबिट पेएबल्स क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे पेएबल्स और 1 लाख रुपए लिख देंगे ताकि ये इम्पैक्ट रिवर्स हो जाए। ठीक है। और ये वाली एंट्री इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो हम एज्यूम करें ये रिकॉर्ड कर ही ली होगी। एक और चीज जो नोट करनी है वो ये है कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है और इसमें ये 2 चेक्स शामिल नहीं है। लेकिन एक चेक तो मैंने रिवर्स अप कर दिया ना, तो वो अब अनप्रेजेंटेड चेक में नहीं आएगा।
बट हाँ, एक चेक 1,00,000 वाला अनप्रेजेंटेड चेक्स में आना चाहिए। यानी कि अगर अनप्रेजेंटेड चेक्स का टोटल भी मैं साथ साथ कैलकुलेट करूं तो वो 300 प्लस एक चेक 1,00,000 वाला अनप्रेजेंटेड में मजीद आना चाहिए जो सप्लायर को नया चेक दिया। आगे लिखते हैं चेक डेटेड 20 अप्रैल 2020 फॉर 44,630 इशूड फॉर रिपेयर्स ऑफ अ कार। मैंने 44,630 का एक चेक इशू किया था, 20 अप्रैल वाले दिन किया था, कार्स की रिपेयर के लिए किया था। एंट्री क्या पास की होगी? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट किया होगा 44,630 और बैंक को क्रेडिट किया होगा 44,630। द चेक वॉज मिसप्लेस्ड बाय रिसीवर, जिसको मैंने चेक दिया था उससे ये चेक खो गया। एंड नो रिकॉर्डिंग वॉज मेड फॉर मिसप्लेसमेंट ऑफ द चेक। जब चेक मिसप्लेस हो जाता है और वो चेक जो है वो अब कैश नहीं हो सकता, खो गया, तो इफेक्टिवली मुझे नया चेक तो देना चाहिए लेकिन पुराने चेक को रिवर्स भी करना चाहिए। यानी कि मुझे करना क्या चाहिए? मुझे बैंक डेबिट और रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट एक बार करना चाहिए 44,630, ताकि जो मैंने चेक इशू किया था अब तो वो कैश नहीं हो सकता, वो खो चुका है, तो उसका रिवर्सल हो जाए। लिखता है आगे, द रिपेयर चार्जेस वेर पेड इन कैश इन जून। तुमने जून में कैश से रिपेयर चार्जेस पे कर दिए। यानी कि वो बंदा तुम्हारे पास आया, उसे बोला है चेक खो गया, तो एक तो तुम्हें ये रिवर्सल की एंट्री पास करनी चाहिए थी, ये तुमने नहीं करी है ना। दूसरा, अगर वो आता है और बोलता है यार अब चेक नहीं कैश दे दो, तो तुम्हें एक और एंट्री पास करनी चाहिए थी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 44,630 और कैश क्रेडिट 44,630। आगे और ट्विस्ट है, बोलता है कि एंड द रिपेयर चार्जेस वे पेड इन कैश एंड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। यानी कि तुमने क्या एंट्री पास कर दी? तुम्हें रिपेयर एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट करना था, तुमने जो है ना वो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 44,630 से और कैश को क्रेडिट कर दिया 44,630 से। आई रिपीट, जब तुमने चेक इशू किया था ओरिजिनली रिपेयर एक्सपेंस के लिए तो तुमने ये वाली एंट्री पास करी थी। अब वो चेक क्योंकि तुम्हारे पास वापस आ गया तो तुम्हें ये एंट्री पास करनी चाहिए, ये नहीं करी है। बैंक को डेबिट करना चाहिए, नहीं करा। रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट करना चाहिए, नहीं करा। और जब कैश में चीजें पे करी तो ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। इसकी जगह तुमने ये वाली एंट्री पास कर दी है। ठीक है, तो अब इफेक्टिवली हम अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करें, मुझे अगर मैं 1 देखता हूं तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट ये काम हुआ हुआ है ना, ये काम हुआ हुआ है। बैंक डेबिट रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट ये काम नहीं हुआ हुआ अभी तक। तीसरा, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें से ये वाला काम हुआ हुआ है, कैश को तो क्रेडिट किया हुआ है ना, ये देखो किया हुआ है, मैंने 4 पास करी है ना इंस्टेड ऑफ 3, बट मैंने रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया हुआ। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। मैं यूं कह लेता हूं कि यार ये इनिशियली ये ट्रांजैक्शन थी, इसके रिवर्सल के लिए ये काम करना चाहिए था पहले।
और फिर ये रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये रिकॉर्डिंग करी है। तो इफ़ेक्टिवली अच्छे से सवाल को दोबारा से पढ़ो। मैं ये कह सकता हूँ कि ये काम और ये काम हुआ हुआ है, ये काम और ये काम नहीं हुआ हुआ, और इसके नेट इम्पैक्ट को एनालाइज करो। किस तरह से? इस तरह से कि रिपेयर एक्सपेंस जो है वो बुक हुआ हुआ है, डेबिट हुआ हुआ है, यस हुआ हुआ है। बैंक क्रेडिट हुआ हुआ है, ये इनिशियली हुआ था, सब कुछ ये इनिशियली हुआ था। इसके रिवर्सल के लिए दोबारा बैंक को डेबिट करना और रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों करना है? ताकि वो जो बैंक का चेक दिया था उसकी रिवर्सल हो जाए। तो एक तो मेरे पास ये जो बैंक को डेबिट करने वाली बात है ना, ये कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। बैंक का बैलेंस इंक्रीज करना है क्योंकि इफेक्टिवली अब पेमेंट बैंक से नहीं हुई है। दूसरी चीज़, रिपेयर एक्सपेंस को दोबारा से डेबिट करना था, ये भी नहीं हुआ। लेकिन यहां पर रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट करना था, यहां पर रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना था। अब ये दो काम नहीं हुए, एक बार रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट भी करना था और एक बार रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट भी करना था। अब ये दो काम नहीं हुए तो दोनों ने एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसल आउट कर दिया। पहले चेक के रिवर्सल के लिए रिपेयर एक्सपेंस को क्रेडिट भी करना था और फिर कैश में पेमेंट हुई तो रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट भी करना था। तो रिपेयर एक्सपेंस ना क्रेडिट हुआ है ना डेबिट हुआ है, उससे अपने डेबिट और क्रेडिट के इम्पैक्ट्स को एक दूसरे से निगेट कर दिया। कैश क्रेडिट हुआ है क्या? यस, कैश क्रेडिट हुआ है। सस्पेंस अकाउंट बिला फजूल में डेबिट हुआ है। तो हम अगर इसको बहुत अच्छे से समझें तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमें बैंक को डेबिट करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, और सस्पेंस अकाउंट बिला फजूल में डेबिट हुआ है उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और अमाउंट तो 44,630 है। ठीक है, मुश्किल ट्रांजैक्शन थी। बहरहाल इसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर 44,630 सस्पेंस अकाउंट, और जो सस्पेंस अकाउंट है इस पे यहाँ पर बैंक 44,630। ठीक है, मुश्किल ट्रांजैक्शन थी। बहरहाल आगे चलते हैं। अगले में 2 में लिखा हुआ है, चेक इशू टू सप्लायर अमाउंटिंग टू 405,000 was entered in the books of RGES 450,000। एक चेक था, मैं इसको मिटाऊंगा। एक चेक था जो मैंने सप्लायर को इशू किया, उसकी एंट्री मुझे पास करनी थी, पेएबल्स डेबिट 405,000 और बैंक क्रेडिट 405,000। लेकिन मैंने एंट्री क्या पास कर ये करनी थी, मैंने क्या एंट्री पास कर दी है? मैंने जो एंट्री पास कर दी है वो कर दी है पेएबल्स डेबिट 450 और बैंक को क्रेडिट कर दिया 450। तब मुझे इसकी अगर करेक्शन करनी है तो मुझे बैंक को डेबिट और पेएबल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा 45,000 से। ठीक है ना, सही वाली एंट्री इज इक्वल्स टू गलत वाली एंट्री प्लस करेक्शन। आपने पेएबल्स को 405 से डेबिट करना था, अब अगर 450 से डेबिट कर चुके हो तो 45 से क्रेडिट भी कर दो, इम्पैक्ट निगेट हो जाएगा। आपको बैंक को 405 से क्रेडिट करना था, अब अगर 450 से क्रेडिट कर चुके हो तो 45 से डेबिट कर दो, इम्पैक्ट निगेट हो जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे पेएबल्स और 45,000 लिख लेंगे। ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद लिखा हुआ है, हाउएवर द बैंक एरोनियसली रिकॉर्डेड द अमाउंट एज 504। अब ये जो आगे वाला सेंटेंस है ये बैंक की गलती है। अगर कोई गलती बैंक करता है तो वो BRS या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेकर जाते हैं। तो वो हम देखेंगे कि BRS या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में से अमाउंट को कैसे लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। ऑन 30 जून 2020 RGE मेड एन ई-पेमेंट ऑफ 72,000, ई-पेमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, टू अ सप्लायर टू अवेल 10% डिस्काउंट। As payment was made after office hours, it was not reflected in bank statement as well as in cash book। कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर मैं अपने पास रिकॉर्ड करूँगा
अच्छा 72,000 जो है वो 10% के डिस्काउंट के बाद है, तो 72,000 को तुम जो है वो 90 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 8,000 का डिस्काउंट आता है। यानी कि एंट्री पास करनी चाहिए डिस्काउंट आपका जो पेएबल्स है वो डेबिट होगा 80 से, बैंक क्रेडिट 72 और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 8। तो आपने ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी है, बैंक ने भी रिकॉर्ड नहीं करी है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी है, आपने किसी को पेमेंट करी हुई है, तो वो सॉर्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक है। लेकिन आप अपने पास अगर रिकॉर्ड करोगे, आपने भी क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो आप ट्रेड पेबल्स और 72,000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है भाई। अच्छा, अगला है अनक्लियर चेक्स अमाउंटिंग टू 460, यानी कि अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स which included a customer's check of 36,000 returned by the bank due to signature difference. The check was sent to the customer for replacement and received back in July. 460,000 के अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स थे, लेकिन उसमें से 36,000 का एक अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का चेक ऐसा था कि जिसपे सिग्नेचर नहीं थी कस्टमर की, इसलिए वापस आ गया। जब कस्टमर का चेक वापस आता है तो मैं रिसीवेबल्स को दोबारा से इंक्रीज़ करता हूँ और बैंक को दोबारा से कम करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। दूसरा अनक्रेडिटेड जो चेक्स होते हैं वो BRS में जाते हैं, तो मैं 36,000 की एक एंट्री यहाँ पर पास कर लूँगा, रिसीवेबल्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 36,000। ठीक है। फिर है फाइनेंशियल चार्जेस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू 7,500 वे रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में 7,000 और 500 रुपये के फाइनेंशियल चार्जेस आ रहे थे। However, Raji's accountant identified an error in the calculation of the financial charges and therefore credited the correct amount of 5,100 in the cash book. लेकिन जो आपका अकाउंटेंट था उसने कहा कि यार बैंक ने फाइनेंशियल चार्जेस की कैलकुलेशंस में गलती कर दी है, 7,500 नहीं 5,000 और 100 होना चाहिए, और इसलिए उसने कैश बुक को 5,000 और 100 से ही क्रेडिट किया एंड द रिमेनिंग इन दी सस्पेंस अकाउंट। और बकाया जो डिफरेंस आ रहा था वो सस्पेंस अकाउंट में उसने रिकॉर्ड कर दिया। द एरर वॉज करेक्टेड बाय द बैंक इन जुलाई। जुलाई में बैंक ने भी एरर को करेक्ट कर दिया, जून में नहीं किया, जुलाई में किया। तो एरर की अमाउंट कितनी थी? 7,000 और 500 माइनस 5,000 और 100 विच इज 2,400। एंट्री अकाउंटेंट ने पास कर दी फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट 7,000 और 500, कैश क्रेडिट 5,000 और 100 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 2,400। ठीक है। आपके अकाउंटेंट ने ये कहा कि यार ये जो फाइनेंशियल चार्जेस के एक्सपेंस आ रहे हैं ना 7,500, ये सही नहीं है। कैश को उसने 5,100 से ही क्रेडिट किया। उसने बोला ये अमाउंट सही है, जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं सस्पेंस अकाउंट में रख रहा हूँ। बैंक अपनी गलती मान गया और बैंक ने ये चीज़ें जो है वो जुलाई में सही कर दी। बैंक के पार्ट पर गलती है तो BRS में तो आएगी, लेकिन साथ में आप अपने पास भी तो चीज़ों को सही रिकॉर्ड करोगे। अगर 5,000 और 100 की अमाउंट सही है तो सस्पेंस अकाउंट को आपने बिला फजूल में 2,400 से क्रेडिट किया। फाइनेंशियल चार्जेस 7,500 नहीं 5,000 और 100 होने चाहिए। तो अगर फाइनेंशियल चार्जेस को 5,000 और 100 पे लेकर आना है तो मैं सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 2,400 से और फाइनेंशियल चार्जेस है उसको 2,400 से क्रेडिट करूंगा, कम करूंगा, बिकॉज सही अमाउंट तो 5,000 और 100 है। इसका मतलब ये चीज़ आ जाएगी आपके सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है और अमाउंट है 2,400। सही। अच्छा जी, इसके बाद है एनुअल रेंट अप टू 31st of March 2021 was paid by the bank on RGE's standing instructions amounting to 120,000. The amount paid has been debited to suspense account. सालाना रेंट आपने पे कर दिया है 31 मार्च 2021 तक का। आपका ईयर रेंट है 30 जून 2020, या आपके कहने पर ही वह, लेकिन जितना भी अमाउंट था जो मैंने एक्सपेंस के अलावा पे किया होगा वो मैंने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखो, अगर मैंने 1,20,000 रुपये पे किए हैं और वो पूरे साल के हैं और 31 मार्च 2021 तक हैं और मेरा ईयर एंड 30 जून 2020 है, यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एक्सपेंस होना चाहिए। एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए 30,000 रुपये। प्रीपेड रेंट जो है ना वो 90,000 से डेबिट होना चाहिए।
और बैंक जो है वो 1,20,000 से क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने एंट्री ये पास कर दी है, एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया है 30,000 रुपये से, ठीक है ना, पेमेंट को भी मोस्ट लाइकली 1,20,000 रुपये से क्रेडिट किया होगा, पेमेंट तो करी होगी, लेकिन मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है 90,000 से। तो अब मैं इसको सही करने के लिए क्या करूँगा, मैं प्रीपेड रेंट को डेबिट करूँगा और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूँगा 90,000 से। ये चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, हुई है। ये चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, हुई है। ये चीज़ 90,000 की रिकॉर्ड करनी थी, नहीं हुई है, और ये फजूल में रिकॉर्ड हुआ है। तो ये जो फजूल में रिकॉर्ड हुआ है डेबिट पर इसको क्रेडिट कर दो, और जो डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करो। लिहाजा प्रीपेड रेंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 90,000, तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट आ जाएगा और 90,000 आ जाएगा। ठीक है भाई। और अच्छा, सवाल ये कहता है द चेक वॉज, एक मिनट, कौन सा था, द अमाउंट पेड हैज़ बीन डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, मतलब जितना भी अमाउंट पे किया है वो सारा का सारा सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। इफेक्टिवली उसने शायद मेरे ख्याल में ये कर दिया है कि सस्पेंस अकाउंट 1,20 से जो है ना वो डेबिट किया हुआ, तो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, सारा का सारा अमाउंट जो है ना वो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो सस्पेंस अकाउंट 1,20,000 से क्रेडिट हो जाएगा, एक्सपेंस 30,000 और प्रीपेड रेंट जो है ना वो 90,000 हो जाएगा। यानी कि प्रीपेड रेंट 90 और एक्सपेंस भी 30,000 होगा। अब ये वाला सवाल आपने तब करना है जब आपने सस्पेंस अकाउंट के कुछ सवाल कर लिए हों। अच्छा जी, आगे बोलते हैं चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हैड नॉट बीन पोस्टेड टू कस्टमर्स लेजर अकाउंट। कस्टमर्स का जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें 10,000 रुपये जो है वो आपने पोस्ट नहीं करे हैं। अगर आपने कस्टमर के लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करे हैं तो कैश बुक में तो पोस्ट कर दिए होंगे। यानी कि आपने जो एंट्री पास करी होगी, बैंक डेबिट 10,000 और कस्टमर का जो भी अकाउंट है उसको क्रेडिट 10,000 करना था। आपने बैंक को डेबिट कर लिया 10,000 रुपये, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, विच मीन्स के सस्पेंस अकाउंट में 10,000 रुपये होगा। तो अब इसको सही करने के लिए आप कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10,000 रुपये से और सस्पेंस अकाउंट को जो है वो डेबिट करोगे 10,000 रुपये से। तो जो आपका सस्पेंस अकाउंट है उसमें यहाँ पर 10,000 रुपये आ रहे होंगे ड्यू टू रिसीवेबल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल 92,000 वॉज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। तो रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल जो है वो आपके सेल्स रिटर्न्स को रिकॉर्ड करता है। रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल का जो टोटल था 92,000 का, विच मीन्स के रिटर्न इनवर्ड्स जर्नल का टोटल था 92,000 का। आपको रिटर्न इनवर्ड्स जो है वो डेबिट साइड पर 92,000 को रिकॉर्ड करने थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो है वो रिटर्न आउटवर्ड्स के क्रेडिट साइड पर 92,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपको रिटर्न इनवर्ड्स को भी डेबिट करना होगा 92,000 से और रिटर्न आउटवर्ड्स को भी डेबिट करना होगा 92,000 से, और जो टोटल अमाउंट है विच इज़ 92 एंड 92 विच इज़ 184 से आपका सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। तो ये प्योरली एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट के चैप्टर की एंट्री है। सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा आपका रिटर्न इनवर्ड्स 92,000, रिटर्न आउटवर्ड्स 92,000। सही। लास्ट द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाई 6,500। अंडर कास्टिंग हुई भी है। कैश बुक के टोटल को कैलकुलेट करने में मैंने 6,500 रुपये का क्रेडिट साइड जो है वो अंडर कास्ट किया हुआ है, कम रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अंडर कास्टिंग को अगर सही करना है तो मेरी जो डबल एंट्री पास होगी वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 6,500 और बैंक अकाउंट जो है वो 6,500 से क्रेडिट होगा। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर बैंक लिखा हुआ आएगा 6,500 और बैंक अकाउंट में यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ आएगा 6,500। अच्छा, ये सवाल आई रिपीट के एरर्स का चैप्टर करने के बाद आप लोगों ने करना है। अच्छा, अब हम बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं। 2493
030 प्लस 72,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000 और 500 माइनस 1 लाख माइनस 44,630 माइनस 45,000 24,17,900 कैरेट डाउन जो है ना वो बन रहा है 24,17,900। सस्पेंस अकाउंट देख लेते हैं 329,730 प्लस 2,400 प्लस 10,000 प्लस 6,500। फॉर्मेटिंग का थोड़ा आप लोग ख्याल रखिएगा, उसका ख्याल मैं इतना ज़्यादा नहीं रख रहा। ये मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि मेरा मकसद ये है कि भाई मैं सवाल के वीडियो सॉल्यूशंस बनाऊँ, फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा कम ख्याल में रखूँगा। अच्छा, फिर 44,630 माइनस हुआ, 90,000 माइनस हुआ, 30,000 माइनस हुआ और 92,000 इंटू 2 माइनस हुआ, तो ये ज़ीरो पे सस्पेंस अकाउंट बैलेंस कर रहा है। और कैश बुक का कैरी डाउन 24,17,900 आ रहा, विच मीन्स के ब्रॉड डाउन भी इतना ही आ रहा होगा। अब हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सवाल आप लोगों के सामने होना चाहिए। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक जो है वो 24,17,900 नेगेटिव है। 24,17,900 का नेगेटिव है, 24,17,900 का नेगेटिव है। इसमें ऐड कर दिए जाते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस कर दिए जाते हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ये दो कॉमन चीज़ें हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो 356,300 और 1 लाख रुपए का एडिशन, 356,300 और 1 लाख रुपए का एडिशन विच इज़ 456,300, 456,300। अच्छा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स जो हैं वो पॉइंट नंबर 4 में 460,000 के आ रहे थे, लेकिन उसमें से 36,000 हटा दो तो 424,000 के आ जाते हैं, 424,000 के आ जाते हैं, ये लेस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं सर? इसके अलावा ई पेमेंट जो है 72,000 रुपीज़ की, वो आपने अपनी अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, माइनस कर ली है, ठीक है ना। और बैंक ने अभी माइनस नहीं करी होगी, तो 72,000 जो है उसको ऐड कर दो क्योंकि आप बैंक के बैलेंस पर जा रहे हो। ई पेमेंट भी अगेन टाइमिंग डिफरेंस की तरह ही है, अनक्रेडिटेड चेक्स की ही तरह है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ है? और बैंक से रिलेवेंट क्या चीज़ आ रही है? हाँ, पॉइंट नंबर 2 जो है, इसमें एक चेक था 4.5 का, बैंक ने उसको 504 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी कि 504 माइनस 4.5, 1 मिनट 10 चेक इशू टू ए सप्लायर अमाउंटिंग टू, अच्छा 4,05,000 का चेक था, बैंक ने 5,004 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, 504 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो डिफरेंस है अल्लाह भला करे 99 का, है ना। 99 से बैंक ने ज़्यादा माइनस किया हुआ है, 99 से बैंक ने ज़्यादा माइनस किया हुआ है। ये अगेन एरर है ऑन पार्ट ऑफ बैंक। इसकी डिस्क्रिप्शन आप ICAP के आंसर से ज़रूर देखना, ठीक है ना। एरर्स जो होते हैं वो भी BRS में आते हैं, मैं लाइव क्लासेस में आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस कर लूँगा। एरर्स जो होते हैं वो भी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होते हैं, बैंक जो है उनको बाद में सही कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा फाइनेंशियल चार्जेस भी बैंक ने 7,500 लगाए हुए थे, जो कि गलत है और 2,400 रुपये की गलती है। बैंक ने 2,400 रुपये फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा लगाए हुए हैं। अगेन ये बैंक ने जुलाई में सही कर दी है, लेकिन हमें जून तक की रिकन्सिलिएशन बनानी है। सो 24,17,900, अच्छा देखते हैं 456,300 माइनस 24,17,900 माइनस 424,000 प्लस 72,000 माइनस 99,000 माइनस 2,400, यह आता है आपका नेगेटिव 24,15,000, ठीक है भाई। और यही आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट था।
कोई क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर और मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक मुश्किल सवाल था और एरर्स की बात करिएगा और अच्छे से करिएगा। बहुत शुक्रिया।